प्रेमलता जी इशिता के पास आई और रौबदार आवाज़ में कहा, बहू, घर में जितने भी राशन के सामान खत्म हो गए हैं उन सब की लिस्ट जल्दी से बनाकर मेरे पास लेकर आओ। इशिता डर के मारे जल्दी से सामान की लिस्ट बनाने में लग गई। मम्मी जी, सामान की लिस्ट बना दी है, ये कुछ ज़रूरी सामान हैं जो मंगवाना है। इशिता ने लिस्ट अपनी सास प्रेमलता जी के हाथ में थमा दी। प्रेमलता जी ने चश्मे ठीक किया और गहरी नज़रें गड़ा के हर सामान पढ़ा, फिर पेन लाने को कहा। ये दाल 2 किलो की क्या ज़रूरत है, 1.5 किलो ही बहुत है। और ये मूंगफली, वो भी आधा किलो ज़्यादा है, ये भी कम करो। 5 किलो घी। बहू, तू तो इस घर को ही डुबो देगी। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो इतना सामान लिख दिया। मैं नहीं हो तो तू तो इस घर को ही बेचकर खा जाए। तुझे क्या पता कितनी मुश्किलें से मैंने ये घर बनाया है, इसका एक एक सामान सजाया है। तेरी तरह राशन पर इतना पैसा फूकती तो ये घर ना बना पाती। लेकिन मम्मी जी, मूंग की दाल पापा जी की सेहत के लिए अच्छी रहेगी, उन्हें पचाने में भी आसानी रहेगी। और मूंगफली तो रोज़ खाना चाहिए, इससे प्रोटीन मिलता है। अब मूंगफली बादाम से तो सस्ती ही आती है और अभी सर्दियों में आप लड्डू तो बनाओगे, इसलिए इकट्ठा घी सस्ता पड़ेगा। अब 1-1 किलो घी तो महंगा ही पड़ेगा। इशिता ने समझाना चाहा, तभी प्रेमलता जी फिर से गुस्सा करने लगती है। तू अपनी गणित अपने पास ही रख, इकट्ठा घी लाना भी महंगा होगा और तू मुझसे बहसबाजी मत कर। ये घर मेरा है तो मेरे हिसाब से ही चलेगा। जिस तरह सामान हर महीने आता है उसी तरह आएगा। तू मेरी रसोई में ज़्यादा दखल अंदाजी मत किया कर, अपना खाना बना और अपना मुंह बंद रखा कर। प्रेमलता जी के कहने के बाद इशिता फिर से चुप हो गई। फिर ये पहली बार तो नहीं हुआ है कि उसको इस तरह से डांटा गया हो। प्रेमलता जी की तो आदत ही हो गई है, वो अपनी बहू को अपने पैरों की जूती समझती है और उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करती है। हर समय ताने देना, अपमान करना उनकी आदत में है। इशिता भी कुछ तो संस्कारों की वजह से सब सहन कर रही थी और कुछ उसकी मजबूरी थी। उसका पति अभिनव ज़्यादा कुछ कमाता नहीं था। ससुर सुबोध जी की तो सरकारी नौकरी थी, पर अभिनव ज़्यादा नहीं पढ़ा तो उन्होंने एक बिजली की छोटी सी दुकान खुलवा दी। बस वो उसी पर सुबह शाम बैठता था, पर कमाई इतनी भी नहीं थी कि दोनों जनों का पेट भी भर सके। घर का सारा मोटा खर्चा अभिनव के पापा ही उठाते थे, इसलिए वो और इशिता उनसे दबकर रहते थे। उसके अलावा प्रेमलता जी की घर में तूती बोलती थी। वो पूरे घर को अपनी उंगली पर रखती थी और सब घर वालों को नचाती थी। प्रेमलता जी के एक ही बेटा है अभिनव, पढ़ाई में ठीक ही था तो ज़्यादा ऊंची पढ़ाई नहीं कर पाया और घर पर ही रहा। अब भला बेरोजगार लड़के से कौन अपनी लड़की की शादी करता। प्रेमलता जी ने जिद की और एक दुकान किराए पर ली और उसमें ही बिजली का सामान भर दिया, ताकि इसी बहाने अभिनव व्यस्त तो रहे। शादी तो उनको भी बेटे की करनी थी। कोई भी लड़की वाला आता तो वो यही कहती, एक ही बेटा है हमारा, आगे पीछे जो भी है सब इसका ही है, कमाई का तो क्या है, दुकान तो चल ही रही है
और मेरे पति की भी सरकारी नौकरी है। बुढ़ापे में हमें तो पेंशन मिलेगी, तो आपकी बेटी पर भार नहीं आएगा। वो हमारी जिम्मेदारी से तो मुक्त रहेगी। इतना बड़ा घर भी है और रहने वाले हम 3 लोग हैं। आपकी बेटी आएगी तो हमारे घर पर राज ही करेगी। ये घर सोना चांदी सब उसका ही होगा। इशिता के पिता ने ये सब सुना तो उन्हें लगा कि उनकी इशिता तो इस घर पर राज ही करेगी, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। इशिता को ये रिश्ता पसंद नहीं था, पर उसकी बड़ी बहन मानसिक रोगी थी। पापा मम्मी उसके कारण तनाव में रहते थे। बहुत जगह इलाज करा चुके थे, बहुत सा पैसा भी लगा चुके थे। ऐसे में उनके लिए शादी करना आसान नहीं होगा, पर बेटी की शादी तो करनी ही है। और छोटी बहन भी कब तक कुंवारी बैठी रहेगी। सब कुछ सोच समझकर देखभाल करके इशिता के पापा ने हामी भर दी, पर वो ये भूल गए कि लड़की की शादी के लिए घर परिवार और ससुर जी की नौकरी से ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़के की काबिलियत और उसकी कमाई देखी जाए। आखिर लड़की को ज़िंदगी लड़के के साथ ही बितानी है। पति की कमाई हो तो वो सिर ऊपर उठा के चल सकती है, गर्व से जी सकती है। इशिता और अभिनव की शादी हो गई। शुरुआती दिन तो अच्छे रहे, पर बाद में उसकी सास ने अपने रंग दिखाने शुरू किए। उसकी सास उसकी हर बात और हर काम में टोका टोकी करने लगी थी, जो उसके लिए असहनीय थी। हर बात में वो ये जताने लगी थी कि उनका पति कमा रहा है तो उसे सोच समझकर खर्च करना चाहिए। इशिता चाय बनाती तो प्रेमलता जी टोक देती, थोड़ा दूध कम डाला कर, दूध आजकल बड़ा महंगा हो गया है। कपड़ों पर ज़्यादा साबुन मत घिसा कर, तेरे ससुर जी बड़ी मेहनत से कमा कर लाते हैं। ज़्यादा देर तक लाइट पंखे मत चलाया कर, अब बिजली का बिल अभिनव तो नहीं भर देगा। ये टीवी देखना तो लाइट की बर्बादी है, इन सब से कुछ मिलता नहीं है। इशिता का जीना मुश्किल हो गया था। वो मायके भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसके मायके वाले वैसे ही बड़ी बेटी की बीमारी से बहुत परेशान थे। इशिता छुपकर आंसू बहा लेती थी। अब सास तो रोज ही ये जताती थी कि घर उसके पति की कमाई से ही चल रहा है। सच है, जो ज़्यादा कमाता है वो सबके सिर पर सवार रहता है। प्रेमलता जी के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया, और उधर अभिनव की कमाई भी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, इसलिए वो अपना दबदबा बनाए रखती थी। अभिनव सुबह का गया रात को घर आता था। वो अपनी पत्नी को कभी नहीं घुमाने या सिनेमा दिखाने भी नहीं ले जाता था, क्योंकि थोड़ी बहुत जो दुकान से कमाई होती थी वो दुकान का किराया भरने में ही काम आ जाती थी। और ऊपर से अभिनव के पापा अपनी कमाई में पैसे देते थे। इशिता का जीवन एक मशीन की तरह हो गया था। सुबह जल्दी उठो, सारे काम करो, दिन रात सास के ताने सुनो। एक खुली जेल में वो सजा काट रही थी, पर उसके मन की सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो अकेले में आंसू बहाकर रह जाती थी। अभिनव से क्या कहती, वो तो खुद अपने काम से रात तक घर आता था और सुबह जल्दी जाकर दुकान खोल देता था। इशिता एक दिन खाना बना रही थी तो प्रेमलता जी रसोई में आकर बोलती है, थोड़ा देखभाल के सामान काम में लिया कर, इतनी महंगाई का ज़माना है और ये पापड़ सेकने की क्या ज़रूरत है। बेकार में सलाद काट रही है, कोई चीज़ मुफ्त में नहीं आती है। रोज़ रोज़ दाल बनाने की भी क्या ज़रूरत है। तेरे पापा जी और मैं तो कितना कम खाते हैं। घर में जो सबसे ज़्यादा कमाता है,
जब वो ही नहीं खाए तो बाकी चीज़ें बनाने का क्या मतलब है। और तेरे पापा जी और मुझे ये सब्जी पसंद नहीं, मत बनाया कर। पहले जो ज़्यादा कमाता है उसका ध्यान रखा कर। अभिनव के लिए दुकान टिफ़िन भेजकर भरने की क्या ज़रूरत है, वो वहाँ दिन भर बैठा ही तो रहता है। इशिता ये सब सुनकर चौंक गई। प्रेमलता जी उसे हर बात में टोका करती थी और इशिता के मन को यही बात कचोटती थी। वो बेहद दुखी रहने लगी थी। घर का काम तो हो जाता था, उसके बाद इशिता अपने कमरे में ही रहती थी। उसकी पढ़ाई शादी के कारण अधूरी रह गई थी, जिसे वो पूरा करना चाहती थी। उसने अपनी सास को अपने फैसले के बारे में बताया तो वो भड़क गई। अब भला पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी? शादी तो तेरी हो गई है, तू घर ही संभाल। पर इस मामले में इशिता के ससुर जी ने उसका साथ दिया। तुम्हें क्या है, तुम्हारा काम तो हो जाएगा। उसके बाद बचे समय में ये पढ़ना चाहती है तो क्या बुराई है। हमारा बेटा तो नहीं पढ़ पाया, कम से कम बहू तो पढ़ाई कर लेगी। हो सकता है ये पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो हमारे अभिनव का भी भाग्य खुल जाएगा। ससुर जी की सहमति मिलते ही वो पढ़ाई में जुट गई और उसने अपनी डिग्री पूरी कर ली। डिग्री पूरी करते ही सुबोध जी ने उसे प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरवा दिया और कुछ महीनों बाद इशिता की सरकारी नौकरी लग गई। ये बात उसकी सास को हजम नहीं हुई। पढ़ाई तक तो ठीक था, अब बहू नौकरी करेगी तो घर कौन संभालेगा और वो किस पर राज करेगी। अभिनव अपनी पत्नी की सफलता से बहुत खुश था। वही सुबोध जी ने बहू को बहुत सारा आशीर्वाद दिया, पर प्रेमलता जी अड़ गई कि बहू नौकरी नहीं करेगी। ठीक है, पढ़ाई कर ली, परीक्षा दे दी, नौकरी भी लग गई, पर नौकरी करना ज़रूरी तो नहीं है। तेरे ससुर जी कमा रहे हैं, हम खुद भी खाएंगे और तुझे तेरे पति को भी खिलाएंगे। मम्मी जी, खाना तो भिखारी को भी मंदिर के बाहर भी मिल जाता है, पर पेट भरना ही काफ़ी नहीं है। उसे कितनी बार धुतकारा जाता है, भीख के लिए सुनाया जाता है, उसकी हंसी उड़ाई जाती है, उसका अपमान किया जाता है। इशिता ने कहा, मैं भी यही सब सहन कर रही हूँ। मैं इस घर में रहती तो हूँ, खाना भी खाती हूँ, पर वो इज्जत की रोटी नहीं होती है, क्योंकि वो रोटी मेरे पति की कमाई से नहीं, मेरे ससुर जी की कमाई से आती है और उसके लिए मुझे ताने दिए जाते हैं। मैंने सब सहन किया क्योंकि मैं तब मजबूर थी, अब मजबूर नहीं हूँ। अब मैं भी अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मैं इज्जत की रोटी खा सकती। मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी क्योंकि उनकी मजबूरी थी। मैंने मम्मी पापा का मन रखने के लिए शादी की थी। मुझे लगा था कि चलो कोई ना, एक ही बेटा है तो मेरी सास अपनी बहू के लाड करेगी। पर आपने तो मुझे दिन रात ताने दिए कि मेरा पति कमाता नहीं है। पर मम्मी जी, अभिनव जी मेरे पति बनने से पहले आपके बेटे हैं। मैं भी कह सकती हूँ कि जब आपका बेटा इतना कमाता नहीं है कि वो अपनी पत्नी का पेट भर सके तो आपने उसकी शादी क्यों की? क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की? क्या बहू को ताने देने के लिए ही ससुराल लाया जाता है ताकि वो ये सब सहन करती रहे? इन सब के बीच में मेरा क्या दोष है जो मुझे हर बात के लिए सुनाया गया? आखिर क्यों? आप मुझे कोई चीज़ प्यार से भी तो बता सकती थी। आप मुझे समझा भी सकती थी, कह सकती थी कोई बात नहीं, अभी अभिनव की कमाई कम है तो क्या हुआ, आगे बढ़ जाएगी। ये दिलासा भी दे सकती थी कि अभी तो मैं और तेरे ससुर जी हैं, तो तू किसी बात की फ़िक्र मत कर, हम सब देख लेंगे, संभाल लेंगे। इन सब से मुझे कितनी हिम्मत मिलती।
मैं आपकी दिल से इज्जत करती, पर अब मैं और नहीं सहन करूँगी। मैं नौकरी करूँगी और अपना अलग घर लूँगी, जहाँ मैं इज्जत की रोटी खा सकूँ। ये सुनते ही प्रेमलता जी के पास कोई जवाब नहीं था। वो मन ही मन गलानी महसूस कर रही थी। तभी सुबोध जी बोले, बहू तुम नौकरी करो, पर अलग घर की क्या ज़रूरत है, यही सब साथ में रह लेंगे। पापा जी, मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ आपकी ही वजह से हूँ। आप मुझे प्रेरणा नहीं देते तो मैं कुछ नहीं कर पाती, लेकिन मैं अगर घर लेकर रहूँगी, चाहे आपके सामने वाला घर ही ले लूँगी, ताकि वहाँ मैं इज्जत से अपनी मर्ज़ी से रह सकूँ। अब मैं नौकरी करूँगी तो दिन भर बाहर रहूँगी, घर पर ध्यान नहीं दे पाऊँगी, फिर से घर में कलह होगी। वो सब मैं नहीं चाहती हूँ। इससे अच्छा है हम आमने सामने रहें, एक दूसरे के दुख सुख के साथी बनकर रहेंगे, पास भी रहेंगे और दूर भी रहेंगे। मम्मी जी अपना घर संभालेगी और मैं अपना घर संभालूंगी। अभिनव भी चुपचाप खड़ा था। वो अपने मम्मी पापा के सामने कुछ नहीं बोलता था, पर उसे भी पता था कि प्रेमलता जी इशिता के साथ कैसा व्यवहार करती है। उसने भी अपनी मौन स्वीकार दे दी। इशिता ने ऑफिस जाने से पहले घर के सामने ही एक घर किराए पर ले लिया और वहां अपने पति के साथ इज्जत से रहने लगी। पाठकों, बेटा कमाता नहीं हो या कम कमाता हो तो उसका दोष बहू को क्यों दिया जाता है। सास ससुर जैसे दुख में अपनी बेटी का साथ देते हैं, वैसे ही बहू का साथ क्यों नहीं देते हैं। दोस्तों, घर में जो ज़्यादा पैसा कमा कर लाता है उसी की आओ भगत की जाती है, उन्हीं के पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाता है। प्रेमलता जी एक माँ होकर भी अपने बेटे और बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखती थी, हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। इसी से इशिता को हिम्मत मिली और उसने अपनी ज़िंदगी को सुधार लिया और आत्मसम्मान के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत की, क्योंकि जब तक किसी को चोट नहीं लगती है वह उठकर चल नहीं सकता। कई बार असफलता ही हमें सफलता की राह दिखाती है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।